गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो होमवर्क में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर बोलो मुझे। 3 पेज नंबर 377। क्या इश्यू है? टैली करना है, बराबर। ओके, कोई कैलकुलेटर देगा? ओके, फिक्स असेट्स 1,20,000। पहले बैलेंस शीट टैली है नहीं वो देखो, ठीक है। फिक्स असेट्स 1,20,000, करंट असेट्स 28,000। ओके, हाँ, दैट्स द टोटल ऑफ असेट्स 1,48,000। दैट्स द टोटल ऑफ असेट्स 1,48,000। असेट में दो चीजें आ गई ना तुम्हारी, क्या क्या आ गए? फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। लायबिलिटी भी उतनी है, चेक करो। 60,000 प्लस 24,000 रिजर्व्स, 34,000 एंड 30,000 होनी चाहिए। दोनों इक्वल है, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल, ये होना ही चाहिए। तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें ओन्ड फंड्स आ रहा है, ओन फंड्स में आ रहा है कैपिटल ऑफ ₹60,000, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 24,000, बस दो ही ना, दैट इज 84,000। बोरोड कैपिटल में आ रहा है, बोरोड फंड्स में आ रहा है कितना? आई थिंक इट्स ओनली लोन 34,000। सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच? 1,18,000। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ रहा है फिक्स असेट्स रुपीज कितने? 1,20,000। आर देयर एनी इन्वेस्टमेंट्स? आई थिंक नो। एंड देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? करंट असेट्स minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. What are the current assets below? 28,000 minus current liabilities 30,000. So actually working capital is negative. Are you getting my point? Actually मतलब तुम्हारा current ratio है ना भाई 1 से नीचे रहेगा। 30,000, you have just 28,000 to pay off 30,000 liability. वो आप राइट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का इश्यू है। तुम्हें याद है करंट रेशियो क्या दिखाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का इश्यू है। हाउ कैन यू पे 30,000 विथ 28 रुपी 30,000 विथ 28,000? कितना रेशियो आ रहा है? ले लो कैलकुलेटर पे, 20 डिवाइडेड बाय 30, रेशियो इज 0.93:1। तुम्हारे पास 93 पैसे 1 रुपए पे करने के लिए, तुम यू आर इन बिग ट्रबल नाउ। यू हैव टू सेल सम असेट्स, या तो यू हैव टू बोरो द फंड्स, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा सो दैट यू विल पे ऑफ दैट करंट लायबिलिटीज। या तो ओवरड्राफ्ट लोगे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो तुम्हें लोन्स लेने पड़ेंगे या तुम्हें असेट सेल करने होंगे, देन ओनली यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ दैट एंटायर 1 रुपी। सो यहां पे टैली होगा ही, वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव, वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव, कोई इश्यू नहीं ना। तो ये फिर से आ गया 1,18,000। क्यों नहीं टैली हो रहा है? तूने उसको पॉजिटिव क्या लिया तूने? हाँ, फिर ये वाला क्या? तो वो वैसे होने वाला है भाई। अच्छा, कैपिटल कितना है तुम्हारा? 70,000। रिजर्व सरप्लस कितने? 30,000। सो 70 प्लस 72 प्लस 30, आई थिंक इट इज 1,02,000, बराबर। ये है 1,02,000 ओन फंड्स। अच्छा, फिर बोल मुझे लोन कितने का तुम्हारा बोरोड कैपिटल? 57, राइट? सो इट्स आई थिंक 1,59,000। ओके, नाउ फिक्स एसेट कितने के तुम्हारे? 1,50,000। एप्लीकेशन ढूंढ रहे, बराबर। फिर तुम्हारे करंट वर्किंग कैपिटल कितना आने वाला है? व्हाट आर योर करंट असेट्स? 27,000 माइनस 24,000, कितना? आई थिंक वहां पे बैलेंस शीट टैली नहीं हुई होगी। हाँ, बैलेंस शीट तो टैली होनी चाहिए भाई। लेना कैलकुलेटर पे, 1,50,000 फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स 27,000, तुम्हारी बैलेंस शीट 1,77,000 के, माइनस कैपिटल 70,000, माइनस लोन 57,000, माइनस करंट लायबिलिटीज 24,000।
1,50,000 प्लस 27, 1,77,000 के एसेट से माइनस कैपिटल 72 माइनस रिजर्व्स 30 माइनस लोन 57 माइनस बैलेंस शीट डालनी है, कोई तो वैल्यू गलत है उधर कोई वैल्यू गलत है, बैलेंस शीट टैली नहीं है इसलिए तेरा टैली नहीं हुआ, समझा क्या? अब किस वैल्यू को चेंज करेंगे सो दैट वो टैली हो जाएगा, बोलो मुझे। या एक मिनट काम करो, लोन को चेंज कर दो, ये तुम्हारा अभी कितना आ रहा है 1,53,000 आ रहा है ना, तो मेक इट, इसको कितने 6,000 से कम करना है तो इसको 51 कर दो, लोन मेक 51,000, लोन को 51,000 कर दो, हो जाए टैली तेरा। लोन को 51,000 कर देना, टैली हो जाएगा। तो ही टैली होगा, नहीं तो नहीं टैली होगा। ऑनलाइन वाले समझा क्या रे? ऑनलाइन वाले उधर चेंज करना होगा, और बोल किधर डाउट है, बाकी तो कॉमन है। हाँ नाउ यस 165 या 365 बोला था ना मैंने थोड़ी देर पहले, 365 पे आ जाओ, वो इलस्ट्रेशंस क्विकली कंप्लीट कर देते हैं। A company had the following current assets and current liabilities. They have asked you to calculate current ratio. ले लो कैलकुलेटर पे, चलो पहले करंट एसेट ढूंढते हैं 60,000। मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन तुम कर लोगे, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। स्टॉक इज 30,000, टोटल 90,000 हो गया। लूज टूल्स करंट एसेट्स होता है, मैंने कल ही समझाया तुम्हें, 1 लाख, सो आई थिंक करंट एसेट्स आर 1 लाख, बराबर क्या, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ले लो करंट लायबिलिटीज, 30,000 के क्रेडिटर्स, 20,000 के बिल्स पेबल, 50 हो गया, ओवर टॉप 10,000, 60, इट इज राइट। उन्होंने 5:3 लिखा होगा, बट यू कैन नॉट शो 5:3, बेसिकली ऐसे दिखाना नहीं चाहिए तुम लोगों ने, राइट। इट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, 1.67:1। नीचे का करो, यू 1 मिनट, चलो जल्दी, ये एक्टिविटी 1। ऑनलाइन वाले आंसर टाइप करना, चलो जल्दी, ऑनलाइन वाले एक्टिविटी 1 का, कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज, डेटर्स दिए, क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल दिया, स्टॉक दिया, लूज टूल्स दिया, ओवरटॉप दिया, कैलकुलेट करंट रेशियो। आंसर उन्होंने दिया भी है 2:1, दिस इज स्टैंडर्ड रेशियो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो करंट एसेट्स में आ रहा है 90,000, फिर आ रहा है 40,000 एंड 20,000, 1,30,000, 1,50,000, बराबर क्या, करंट एसेट 1,50,000 के, करंट लायबिलिटीज में क्या आने वाला है, अदर क्रेडिटर्स 45, 10,000 के बिल्स पेबल 55 एंड 20,000 के ओवरड्राफ्ट 75,000, बराबर, रेशियो इज 2:1, विच इज स्टैंडर्ड रेशियो। नेक्स्ट आगे, current liabilities of the company are rupees 1,50,000 and its current ratio is 3:1. Find out the current asset. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, क्या, current ratio is 3:1. They have asked you to find out current assets. They have given you current liabilities. Current liabilities are 1,50,000. बोलो मुझे करंट एसेट कितने आने वाले, कितना, 4,50,000। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल असेट्स इधर ध्यान देना, योर टोटल असेट्स आर 2,20,000,
Yes or no? This is balance sheet. Total assets are 2,20,000. उसमें से फिक्स assets are 1 लाख. तो रिमेनिंग assets क्या रहेंगे? करंट assets. कितने रहेंगे करंट assets? 1,20,000. कॉमन सेंस की बात है. इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो बाकी क्या रहेगा? करंट assets. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिंपल वर्ड्स इज फंड्स अवेलेबल. मतलब ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल. टोटल कितना बिजनेस में कैपिटल लगा? लिख लेना. कैपिटल एम्प्लॉयड इज एवरीवन. जब भी दे विल यूज द वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, यू आर टॉकिंग अबाउट total funds available, that is owned capital plus borrowed capital. Owned capital plus borrowed capital. ठीक है. तो what are the current liabilities? बोलो मुझे. Assets is equal to liabilities ना रे. Assets is equal to liabilities. So अगर total assets 2,20,000 तो total liabilities भी कितने रहेंगे? 2,20,000. उसमें से capital 2 लाख है तो current liabilities कितना हो गया? बोलो मुझे. 20. They have asked you to calculate the current ratio. क्या आपको current assets मिल गए? Yes. Current assets are 1,20,000 divided by current liabilities 20,000. कितना आंसर आ गया? बोलो मुझे. चेक करो करेक्ट है या रॉन्ग है. आ जाओ इधर. नहीं इसके साथ. अल्पे मैडम अंदर आ जा. तू बैठने दे उसको. मिला आंसर है? नहीं. 6:1. अरे ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? स्पीड या कम रखू? ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे ऑनलाइन में कंफर्म करो. Okay, good. Next. Calculate the quick ratio from the following. Quick ratio ढूंढना है. क्या फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का? बोलो. क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. बराबर. क्विक असेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल. ओ माय गॉड, ये क्या दिया है सर हमें? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? बोलो. करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. So working capital is 50,000. Current assets they have given you 60,000. Minus current liabilities. Can you find out current liabilities here? कितना आएगा current liability? बोलो मुझे. अरे current liabilities कितना आने वाला है? 1,10,000. बराबर. 10,000. हाँ, thank you. 1,10,000 is your current liabilities. अरे yes or no? So your current assets of 60,000. Your current liability of 10,000. But हमें quick assets and quick liability चाहिए. So what are your quick assets? Current assets minus stock minus prepaid expense. याद है फॉर्मूला? बराबर ना? quick assets other current assets other than stock and prepaid. prepaid के लिए कोई पेमेंट करना नहीं है. So prepaid के लिए कोई prepaid expense से कोई पैसे नहीं मिलने वाले. So it's not quick assets. So कैश में कन्वर्ट वैसे भी नहीं होने वाला. एंड स्टॉक कब कैश में कन्वर्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए हम उसको क्विक असेट्स में लेते नहीं है. प्रीपेड एक्सपेंस विल नॉट रियलाइज इन कैश. आपने पेमेंट किया है वो कैश में आने वाला नहीं है, इसलिए वो क्विक असेट्स में नहीं है. एंड स्टॉक कब कैश में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. एग्जैक्टली टाइम हम नहीं बोल सकते, इसलिए वो क्विक असेट्स में नहीं आएगा. बाकी सब चीजें क्विक असेट्स में आएगी. तो मुझे बोलो करंट असेट 60,000 के, स्टॉक उन्होंने 10,000 दिया है एंड प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 रुपए दिया है. एक बात समझनी है, दिस 10,000 एंड दिस 4,000 इज ऑलरेडी इन द 60,000 बिकॉज दे हैव गिवन यू करंट असेट्स. करंट असेट इंक्लूड एवरीथिंग. स्टॉक भी इंक्लूड करेगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूड करेगा. बट जब हम क्विक असेट ढूंढ रहे होंगे तो हम उन दोनों को माइनस करेंगे. तो टेल मी क्विक असेट्स आर. यस, क्विक असेट्स आर 46. मैडम लेट्स फाइंड आउट क्विक लायबिलिटीज.
करंट लाइबिलिटीज माइनस ओडी। तुम्हें करंट लाइबिलिटीज तो मिल चुके हैं, करंट लाइबिलिटी 10,000 है, ओडी है कुछ होता तो क्वेश्चन में देते है नहीं। सो व्हाट आर योर क्विक लाइबिलिटीज? 46,000 के क्विक असेट से डिवाइडेड बाय 10,000 की क्विक लाइबिलिटी है, आंसर इज 4.6:1। ये रेशियो कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्विक रेशियो कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए? 1:1। फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ क्विक लाइबिलिटीज यू शुड हैव 1 रुपी ऑफ क्विक असेट्स। ये बहुत स्ट्रांग हो गया 4.6, मतलब अननेसेसरी तुम कैश कैरी कर रहे हो, काइंड ऑफ दैट। उससे बेटर है पैसे कहां पे इन्वेस्ट करके रखो। अरे मैडम नहीं समझा क्या? फिफ्थ, current liabilities are 1,50,000, overdraft is 50,000, working capital is 4 lakhs, inventory is 1 lakh. They have asked you to find out quick ratio. क्विक रेशियो के लिए दो वैल्यू चाहिए, बोलो कौन कौन से? क्विक असेट चाहिए और क्विक लाइबिलिटीज। अच्छा, हमें क्विक लाइबिलिटीज तो मिल गए, कोई बोलेगा कितने क्विक लाइबिलिटीज हैं? कैन एनीवन टेल मी क्विक लाइबिलिटीज हियर? 1,50,000 माइनस ओवरड्राफ्ट ऑफ 50, करंट लाइबिलिटीज माइनस ओवरड्राफ्ट इज क्विक लाइबिलिटी। तो कितना है क्विक लाइबिलिटीज? 1 लाख। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्विक असेट्स। क्विक असेट के लिए पहले क्या चाहिए? करंट असेट्स। एंड करंट असेट ढूंढने के लिए अपने पास क्या है? वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बोलो वर्किंग कैपिटल कितना है अपने को? 4 लाख का वर्किंग कैपिटल दिया है, बराबर क्या? करंट असेट्स है कितने के? करंट असेट्स वही तो ढूंढना है, माइनस करंट लाइबिलिटीज 1,50,000। नाउ टेल मी करंट असेट्स 5,50,000। अरे 2 लाख किधर से आ गए रे भाई? अच्छा, तो भी 2 लाख नहीं आएगा भाई। ऐसे कौन सा रॉन्ग बटन प्रेस किया कि तूने पूरा कैलकुलेटर भी चेंज हो गया भाई? 2,50,000 आना चाहिए अगर रॉन्ग भी किया तूने, बराबर ना? सो करंट असेट्स कितने? 5,50,000। अरे अल्फिया मैडम समझा नहीं समझा? मैडम जब तू कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लेके जाती है ना तो साइन चेंज होता है, और वाइस वर्सा, ठीक है? सो मैडम करंट असेट्स आर 5,50,000। तो मैडम हमें क्विक असेट चाहिए। हाउ विल यू गेट क्विक असेट्स? करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। यहां पे स्टॉक दिया उन्होंने 1 लाख का। सो क्विक असेट्स इज इक्वल टू कितना? 4,50,000। अरे यस और नो? तो योर क्विक असेट्स ऑफ 4,50,000, योर क्विक लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख, आंसर इज 4.5:1। आंसर इज 4.5:1। नहीं समझा? Always remember at Inter you will learn how to manage the working capital. तुम नेक्स्ट 3 मंथ्स के जनरली कितने कैश फ्लोज लगने वाले ढूंढते हो, डेटर्स से कितना आने वाला है, यू एस्टिमेट, सब एस्टिमेट होता है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे है, सब एक्सपेंसेस का पेमेंट देखते हो, सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट वगैरह, एंड अकॉर्डिंगली यू एस्टिमेट कि मुझे इतना पैसा लगने वाला है, एंड उतना तुम मेंटेन करते हो। नेक्स्ट, अरे समझा नहीं समझा? क्विक रेशियो समझा मैडम? नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज दिए उन्होंने। ये रेशियो बैलेंस शीट रेशियो थे। क्विक असेट्स है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो बैलेंस शीट थे, बराबर मैडम? क्योंकि उसमें दोनों वेरिएबल्स क्या है मैडम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर फ्रॉम बैलेंस शीट। मैडम प्रॉफिट एंड लॉस से क्विक रेशियो नहीं मिलेगा, ठीक है, या करंट रेशियो नहीं मिलेगा, ठीक है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैडम, जीपी रेशियो ढूंढना है। व्हाट इज द फॉर्मूला जीपी रेशियो? बोलो मुझे। जीपी रेशियो, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये छोटे छोटे बच्चों को आता है रेशियो। हाँ मैडम, आजकल लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, वो भी लोग, मतलब वो क्या इतना अच्छा शो नहीं है, बट ठीक है, तुम लोगों के लिए ठीक है वो, ठीक है? सो ये ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। वो जो वहां पे आते हैं ना, उन सबके कंपनीज लॉसेस में, जो भी शार्क है उनके जो उनके स्टार्टअप्स है ना, ऑल आर इन लॉसेस। ये भी फैक्ट है। वो दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट में होना चाहिए, बट खुद के लॉसेस में मैडम। अब देयर आर शार्क्स,
ये शार्क है मान के चलो, देयर इज ए एंटरप्रेन्योर जो उनको आके पिच कर रहा है, और दिया शार्क के कंपनीज में डालने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट है, वीसी। वेंचर कैपिटलिस्ट हैव इन्वेस्टेड इन लेंसकार्ट, इन शादी.com, अलग अलग इनके इसमें, बराबर। वो नमिता है, नमिता का कुछ क्रेडिट नहीं है, उस पूरा पापा का बिजनेस है, वो जाके बैठी है खाली, वो ऐसे दिखाती जैसे उसने सब कुछ किया है। उसके पापा आज भी सीईओ है इस कंपनी के, मतलब प्रॉपर वेल इस्टेब्लिश बिजनेस है, ठीक है। किधर की भी हो मुझे क्या लेना देना है, ठीक है। मुझे आज पता चला पुणे की है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है, सब उसका ही है, ठीक है। आगे अपने लोगों का तो ठीक बोलना चाहिए कि नहीं। वेंचर कैपिटलिस्ट हैव इन्वेस्टेड इन देयर बिजनेस, एंड ये लोग इनमें जाके इन्वेस्ट करने वाले। तो मैं बोलता हूँ सोनी वालों को डायरेक्टली इनको ही बुलाओ ना, इनको भी बीच में क्यों रख रहे हो, क्योंकि वैसे भी इनके बिजनेसेस लॉसेस में, दे आर क्रिएटिंग देयर ब्रांड ओनली। ये बोल रहे कि तुम्हारा सेल इतना है, तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, ये तो एटलीस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है, तुम तो वेंचर कैपिटलिस्ट से लेके लॉसेस में हो। तो डायरेक्टली इन लोगों को जो पैसा दे रहा है ना उसको ही बुलाओ ना, बीच वाले को भी क्या जरूरत है। अरे मैडम सिंपल चीज है, तुझे बिजनेस करना है तो उससे पैसे लेके जो पहली लॉस में है या उसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े लोग होते हैं तो डायरेक्टली उनको ही बुलाना चाहिए, बट वो नल्ले नहीं बैठे, ठीक है। आगे अब अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी क्यों नहीं आएगा उधर, या अदानी क्यों नहीं आएगा, उतना टाइम नहीं है ना मैडम, समझा क्या। तो शार्क टैंक इंडिया से ज्यादा भी, हाँ तुम लोग वो जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं ना उनको देखो, वो क्या क्या आइडिया लाते हैं, क्या लाते हैं। और इन लोगों को खाली काम है कि उनका वैल्यूएशन कम करना, उनको डिमोटिवेट करना और इक्विटी को कम रेट में बाय करना, यही चल रहा है। ओरिजिनल शार्क टैंक इंडिया देखोगे ना, बहुत उसमें जो शार्क्स है ना, राइट, दे आर वेल प्रूवन शार्क्स, ठीक है। यही किसी और से पैसे लेके इधर डाल रहे हैं, ठीक है, वहां के प्रॉपर वो शार्क है। तो एक कंसेप्ट अच्छी है, इंडिया में लोगों में एक सोच आ रही है, तो ये जो एंटरप्रेन्योर ना उनको हैट्स ऑफ। और अगर ये शार्क्स तुम, राइट, पहली बात ये क्या गॉड नहीं है कि तुम लोग बोलो कि इन्होंने पैसे नहीं दिए मतलब सब कुछ खत्म हो गया। इनसे ज्यादा देने वाले लोग मिलेंगे और अच्छे गाइडेंस वाले भी मिलेंगे, और आजकल वो टीआरपी चल रहा है सब कुछ, हर चीज टीआरपी के लिए होता है, तो ये फालतू हो चुका है शो। हाँ इनको फॉलो करो, ये जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर्स, ये एक्चुअल में टैलेंटेड लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, बट जिस, राइट, यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये यहां पे प्रॉब्लम है। आगे यस करेक्ट स्टार्ट, ध्यान देना, इन लोगों को लगता है ये बहुत है। अब प्रॉब्लम ऐसे है, 2009 में शादी.com का आईपीओ आया था, वर्कआउट नहीं हुआ। नाउ ही इज थिंकिंग शार्क टैंक इंडिया वगैरह से पॉपुलरिटी मिली कि आईपीओ लेके आएंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे दूसरा पेटीएम हो जाएगा। सो यहां पे कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट का तुम्हारा फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैं बोल रहा हूं कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स ना, इनको एक्चुअल में इंकरेजमेंट की जरूरत है। और बहुत शो मैंने ऐसे देखे ना, ये लोग खाली उनको है ना, उनका वैल्यूएशन कम करते हैं, उनके इक्विटीज कम रेट में लेते हैं। अब कौन ज्यादा फेमस हुआ उस शो से एक्चुअल में, पता है ना, उसको भारत पैसे निकाला है, मैंने लास्ट ईयर में बोला था शायद से, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ये भी फैक्ट है। उसके वाइफ को पकड़ा गया फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, बोगस फर्म्स निकाले थे, एचआर सोर्सिंग दिखाई थी कि एचआर एजेंसीज है, ह्यूमन रिसोर्स एजेंसीज है, वो उनको एम्प्लॉयज देते हैं, फिर उनको वो पेमेंट करते हैं सर्विसेज के लिए, बोगस थे मैडम। पानीपत से वो फॉर्म्स दिखाए थे, शी इज फ्रॉम पानीपत, उसके भाई के नाम पे वो फॉर्म्स थे, किसके, मतलब इसके साले के, ठीक है, उसके वाइफ के भाई पे, मतलब इसका कौन आ गया, वो साला ही ना, बराबर ना। हाँ वो बेचारा कोई क्या करता भाई, साला है तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, तुमने जेठालाल की हालत देखी होगी वैसे कुछ। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मैडम देखो, नेट सेल्स आर 5,40,000, नेट परचेसेस आर 3 lakhs,
Sales return are given. So what is net sales? Tell me net sales. 5 lakhs. Net sales are 5 lakhs. Okay. They are given net purchases 3 lakhs. They are also given you opening stock. They are also given you closing stock. Tell me the gross profit. अब तुम निकाल सकते हो gross profit. ये ले. Gross profit कितना होगा? Yes. कितना आएगा वो? हाँ बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट करना होगा. You can prepare trading account else directly निकाल सकते हो. मैडम ग्रॉस प्रॉफिट कितना आने वाला है? सेल्स कितना है मैडम? 5 lakhs. परचेस कितने का है? 3 lakhs. ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 90. क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 50. टेल मी जीपी. 1,60,000. योर जीपी 1,60,000. You have net profit of 5 lakhs. Sorry, GP of 1,60,000. Net sales of rupees 5 lakhs multiply by 100. बोलो कितना आ गया? बोलो ना. 32%. मिल गया? उन्होंने स्टेप वाइज दिखाया, एक एक वैल्यूज निकाल के दिखाए. दैट्स इट. ऐसे नहीं कि तुमने ऐसे ही करना है. इट्स योर चॉइस, तुम्हें कैसे करना है. ठीक है. यू कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. इट्स फाइन. 100% फाइन. कोई दिक्कत नहीं. Compute the gross profit ratio from the following information. Sales 5 lakhs है and gross profit ratio is 25% on cost. बोलो. Gross profit ratio is 25%. अरे common sense मैंने सिखाया consignment में. Do you remember? Profit is 1/4 of the cost means sales का कितना होता है? 1/5. 20%. है क्या आंसर? 20%. ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में नहीं चलेगा ना. समझा क्या? अरे प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. नहीं समझा क्या? प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो प्रॉफिट ऑफ सेल्स कितना होता है? एक फॉर्मूला लिख लेना एवरीवन, जो अपने जो फाउंडेशन में नहीं है. लिखो एम प्रॉफिट इज m by nth of cost price is equal to क्या रे? m divided by m plus nth of the selling price. ये फॉर्मूला है. अरे भूल गए क्या कंसाइनमेंट का फॉर्मूला? भाई तू डायरेक्टली उठ के आया आज. किधर से? अरे बाप. ठीक है. अच्छा. Profit is m by nth of the cost is nothing but m by m plus nth of the selling price. अगर मैं बोलता profit is 1/3 of the cost तो सेल्स का कितना रहेगा? If the profit is 1/3 of the cost तो सेल्स का कितना रहेगा? 1/4 of the sales. 1/3 मतलब 33.33% of the cost. सिंपल वर्ड्स में बोलूं, profit is 1 when the cost is 3. 1/3 of the cost ना. प्रॉफिट इज 1 व्हेन द कॉस्ट इज 3. तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 4. तो प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स कितना रहेगा? 1/4. इफ आई से प्रॉफिट इज 1/2 ऑफ द कॉस्ट तो सेल्स का कितना रहेगा? बोलो मुझे. 1/3. कितना रहेगा? इस फॉर्मूले. दिस इज 1, दिस इज 2. m इज 1, n इज 2. सो ऑफ कॉस्ट 1/2 ऑफ द कॉस्ट तो सेल्स का कितना रहेगा? 1/3. मैं क्या बोलता हूं? व्हेन द प्रॉफिट इज 1 cost is 2 ना. profit is 1 cost is 2. profit with respect to cost is 1/2. so अगर profit 1 है cost 2 रुपए तो selling price कितने रहेगी? 3. so profit with respect to sales कितना रहेगा? 1/3. अरे समझा नहीं समझा? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. लिख लेना एवरीवन. profit is m by nth. profit is m by nth, right? ऑफ. अरे मैनेजर है इधर के. ठीक है. प्रॉफिट इज m by nth ऑफ राइट कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट इज m अपॉन m plus nth ऑफ द सेलिंग प्राइस. अरे यस और नो? सो लिख लेना यहां पे यस. अब ध्यान देना, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आंसर मिल गया मैडम. उन्होंने बोला है प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट विच इज नथिंग बट 1/5 of the selling price. 20% of sales is the answer.
बट ऐसे दिखाना गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा बट एग्जामिनर को पता नहीं होगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमें वो लिखना है जो एग्जामिनर को पता है। राशिमान समझा नहीं समझा? ठीक है, तो ये लिख, राइट। प्रॉफिट कितना है ध्यान देना, यहां पे लिखो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट मैडम? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कॉस्ट को 100 मानो, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट तो 25 आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 125 आएगा, बराबर। दे हैव गिवन यू सेलिंग प्राइस इज 5 lakhs. कैन यू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड कैन यू फाइंड आउट कॉस्ट? चलो कॉस्ट ढूंढते हैं। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय, बोलो 100 डिवाइडेड बाय 125। बोलो मुझे कितना आ रहा है? 4 lakhs आ रहा है क्या? अब मुझे बोलो मैडम, कॉस्ट 4 लाख है, सेलिंग प्राइस 5 लाख है, व्हाट इज योर प्रॉफिट? अरे बोलो ना, प्रॉफिट 1 लाख, प्रॉफिट 1 लाख है, सेल्स 5 लाख है, तो जीपी रेशियो नहीं मिल सकता क्या? सो जीपी रेशियो, प्रॉफिट जीपी परसेंटेज, प्रॉफिट 1 लाख डिवाइड बाय सेल्स 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो कितना? इज इट 20%? मिल गया। अब ऑब्वियसली एग्जाम में अगर 2-3 मार्क्स के लिए आता है, तुम्हें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। एल सम फाउंडेशन में डायरेक्टली क्या बोलते हैं, राइट, 25% ऑफ द कॉस्ट इज 20% ऑफ द सेल्स। ये कंसाइनमेंट में आने वाला है, आगे इंटर में जाके ब्रांच, एचओ, कंसोलिडेशन, हर जगह पे ये आने वाले फॉर्मूलेज। समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने ब्रांच को, राइट, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे होंगे एट आईपी, वो गुड्स वहां पे अनसोल्ड है। अरे एग्जांपल मान के चलो तुम्हारे, राइट, तुम्हारी दिस इज एचओ और ये तुम्हारी ब्रांच है, तुमने 1 लाख रुपए कॉस्ट के गुड्स उनको 1,20,000 के करके भेजे, तो इनके बुक्स में स्टॉक कितने का दिखेगा? 1,20,000 का दिखेगा, बराबर क्या नहीं? हमारे बुक्स में कितने का दिख रहा है? 1 लाख। अरे नहीं समझा क्या? नहीं समझा मैडम, जब ये स्टॉक वहां पे अनसोल्ड होगा, उनके इधर क्या रहेगा मैडम? अनसोल्ड रहेगा। ध्यान देना, प्रॉफिट में दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों पता है क्या? हमारे इधर कॉस्ट कितनी दिख रही है? 1 लाख। हमारे इधर एचओ में कॉस्ट कितनी दिख रही है? 1 लाख। एचओ में सेल कितना दिख रहा है? 1,20,000। हमारे इधर प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 20। और उनकी इधर कॉस्ट कितनी दिख रही होगी? 1,20,000। तो इनडायरेक्टली वो है ना, प्रॉफिट मैच हो रहा है। प्रॉफिट का दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम क्या करने वाले? कंसोलिडेशन करने वाले। हम क्या करने वाले? कंसोलिडेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब हम स्टॉक लेंगे तो हम कंसोलिडेशन करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऐड करते हैं, उनके सेल्स हमारे एक्सपेंस, उनके एक्सपेंस को हम ऐड करके प्रॉफिट लॉस ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है? साथ में जब हम बैलेंस शीट कर रहे होंगे तो वो स्टॉक 1,20,000 पे उनके बुक्स में दिख रहा है, हमारे बुक्स में स्टॉक नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज हमने उनको सेल किया है। हमारी ब्रांच है मैडम, ठीक है, हमने उनको सेल किया है, तो हमारे इधर वो स्टॉक नहीं दिख रहा है, उनके इधर दिख रहा है 1,20,000 पे, बट उसकी मार्केट प्राइस 1,20,000, बट हमें पता है ना उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो वी विल नॉट शो दिस स्टॉक एट 1,20,000, हम उसको 1 लाख पे दिखाएंगे। तो हम वो लोडिंग 20,000 की क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो एक्स्ट्रा ऐड किया है ना वो माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज वो मेरा ही स्टॉक है, मैंने उनको भेजा है, वो मेरी ही ब्रांच है। जब हम कंसोलिडेशन करेंगे उस स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाएगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। बिकॉज अरे ऐसे होगा तो हर कोई फिर स्टॉक ज्यादा दिखाते बैठेगा। यू आर अननेसेसरी स्टॉक को 1,20,000 पे दिखा रहे हो इन दैट केस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये किसी कस्टमर को बेचा होगा मैडम, किसी और को, उसका स्टॉक मैं थोड़ी मेरे बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, ये मेरी ही ब्रांच है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसे क्यों कर दो? सर क्यों उनको 1,20,000 पे भेजा? तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट ढूंढना है एज ए एचओ, एंड ब्रांच का भी प्रॉफिट आना चाहिए, बिकॉज ब्रांच के इंसेंटिव्स ब्रांच के प्रॉफिट पे रहेंगे, उधर के मैनेजर की कमीशन, राइट, उधर जो भी सेलिंग स्टाफ वगैरह उनका कमीशन उनके प्रॉफिट पे रहेगा, हमारा कमीशन हमारे प्रॉफिट पे रहेगा। इसलिए अकाउंटिंग के लिए भले वो हमारी ब्रांच है, बट जब हम उनको गुड्स भेजेंगे अगर तो हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एचओ के अलग बुक्स है, ब्रांच के अलग बुक्स है, हम उनको 2 एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, बट जब कंसोलिडेशन होगा तो एक एंटिटी की तरह देखा जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो वहां पे स्टॉक दिख रहा है 1,20,000 पे, अनसोल्ड स्टॉक 1,20,000 पे। जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो वो 1,20,000 पे नहीं दिखाना चाहिए मैडम। क्यों? बिकॉज उसकी हमें पता है ना कि वो है एक्चुअली कितने का, 1,00,000। अगर आप उसको 1,20,000 पे दिखा रहे हो तो गलत हो जाएगा, आप उसको इंफ्लेट करके दिखा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो वी विल ब्रिंग डाउन इट अगेन टू 1,00,000, ऐसे होता है। नेक्स्ट, तो वहां पे ब्रांच में आएगा एक ब्रांच अकाउंटिंग, फिर मैंने बोला कि कंसोलिडेशन में आता है। ब्रांच की जगह तुम्हारी सब्सिडी कंपनीज है। टाटा सन्स की अलग अलग सब्सिडी, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, कितने सारे कंपनीज हैं उनके, टाटा स्टील, टाटा पावर, ऑल आर द सब्सिडीज ऑफ टाटा सन्स। तो जब टाटा सन्स की बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, तो कई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं टाटा सन्स ने उन, टाटा सन्स इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग टू बी वेरी फ्रैंक, राइट, बट ऐसी कंपनी मानो कि जो पेरेंट कंपनी ने उसके सब्सिडी कंपनीज को गुड सेल किया एट आईपी, एट इनवाइस प्राइस, एट हायर प्राइस, एंड जब वो स्टॉक लिया जाएगा वो कॉस्ट प्राइस पे लिया जाएगा, ना कि आईपी पे लिया जाएगा, बिकॉज उसमें लोडिंग छुपी है, उसमें लोड लाइक प्रॉफिट छुपा है, वो निकाल दो। समझ में आ रहा है? वैसे तो वहां पे ये फॉर्मूला काम का है। कौन सा बोला मैंने, किधर गया वो फॉर्मूला? हाँ, ये वाला फॉर्मूला। प्रॉफिट इज m by nth of the cost is nothing but profit is m upon m plus nth of the selling price। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पूछता हूं, मुझे तुम लोगों से आंसर चाहिए, ऑनलाइन वाले भी टाइप कर सकते हो, इफ प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ द कॉस्ट, तो सेल्स का कितना रहेगा? 1/6 रहेगा, 1/6 ऑफ द सेल्स। सपोज मान के चलो कॉस्ट 1,00,000 रुपए, कॉस्ट कितनी है? 1,00,000, प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है मैडम? 1/5 ना, तो प्रॉफिट कितना ले लो कैलकुलेटर पे। अगर कॉस्ट 1,00,000 रुपए, उसका 1/5 प्रॉफिट है, तो मुझे बोलो प्रॉफिट कितना आने वाला है? 1,00,000 का 1/5 20,000 ना, प्रॉफिट कितना आने वाला है? 20। सो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी मैडम? 1,20,000। क्या चेक करो, 1,20,000 का 1/6 भी 20,000 आता है, 1,20,000 का 1/6 भी 20,000 आ रहा है, 1,00,000 का 1/5 या 1,20,000 का 1/6 इज सेम। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब मेरी कॉस्ट 1,00,000 है और मेरी सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, मैं फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं। सो माय प्रॉफिट 20,000 कैसे आ रहा है? मेरा प्रॉफिट कैसे आ रहा है? 1/5 ऑफ द कॉस्ट और 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला बराबर काम करता है। अरे समझा नहीं समझा? नेक्स्ट, then number 8, calculate the net profit ratio from the following data। सेल्स दिए है, COGS दिया है मैडम, इन दोनों से क्या मिलेगा? सेल्स एंड COGS से क्या मिलेगा? जीपी मिलेगा, जीपी। सेल्स 7,60,000 माइनस COGS 5,20,000। अरे यस और नो? तो मैडम जीपी कितना आ गया? ले लो कैलकुलेटर पे, 760 माइनस 520, 2,40,000, 240 आ रहा है बराबर। जीपी आ गया 2,40,000। देन दे हैव गिवन यू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब जीपी से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलता है मैडम? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2,40,000 माइनस कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? 1,20,000। टेल मी नेट प्रॉफिट, एनपी, योर नेट प्रॉफिट, योर सेल्स। Can you find out net profit ratio? Net profit is 1,20,000, sales is 7,60,000, multiply by 100%, it is 15.79%। चेक करो, स्पीड ज्यादा है क्या मेरा? अल्पे मैडम समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? अगर स्पीड ज्यादा है तो बोल देना। ये छोटे बच्चों के क्वेश्चन है, वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पूछते हैं ऐसे। बोलो। अरे फॉर्मूला पता है, वैल्यूज डालने हैं बस, क्या बड़ी बात है इसमें। आगे नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कमल लिमिटेड या कोमल लिमिटेड जो भी है फॉर द ईयर इज 5,60,000। कितना प्रॉफिट है? जीपी कितना है? 5,60,000। कैलकुलेट एनपी रेशियो। मैडम जीपी पता है तुम्हें, एनपी ढूंढना है, चलो करो बाकी एक्सपेंस माइनस। एडमिन एक्सपेंस माइनस करोगे क्या? ऑब्वियसली यस।
ओके, विल यू माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे क्या? अरे पी एंड एल के एक्सपेंस माइनस करने, नेट प्रॉफिट ढूंढना है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करोगे क्या? ऑब्वियसली यस, एक्सपेंस होता है बराबर, पी एंड एल में आता है, पी एंड एल को डेबिट होता है। इनकम टैक्स माइनस करोगे क्या? आई एम गोना कैलकुलेट आफ्टर पैट, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ढूंढने वाला हूं। हाँ, टेल मी व्हाट इज योर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,40,000। सो अगर पैट 1,40,000 है एंड टैक्स 60,000 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000 है एंड टैक्स इज 60,000, व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 2 लाख। कॉमन सेंस की बात है। बिफोर टैक्स तो टैक्स ऐड कर दो। यू द पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड मैंने टैक्स की वैल्यू दी है 60,000, तो व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स मतलब माइनस करने के बाद, बिफोर टैक्स मतलब ऐड कर दो, फिर माइनस मत करना, ऐड बैक कर लो। सो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। हाँ, अब नेट प्रॉफिट रेशियो, ये बिफोर टैक्स वाला है। क्या है? बिफोर टैक्स। मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या पूछा है मुझे, बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स 5,60,000 ना, नहीं सेल्स कितना है बोलो? हाँ नीचे दिया है 20 लाख। कितना आएगा मैडम? 10% शायद से। कितना? 10%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स कितना आने वाला है? ले लो। आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट कितना है? 1,40,000 डिवाइड बाय हाउ मच मैडम? 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो मैडम कितना? मैडम इससे कम ही होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है मैडम। नहीं समझा? हाँ ठीक है, बोलो मैडम। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7%। नहीं कैसे होता है, चीजें नहीं क्लिक होती बच्चों को, इसलिए उन्होंने बिफोर टैक्स दिया है, हमने दोनों दिखाए। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। इफ दे हैव गिवन यू टैक्स, तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ढूंढ सकता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ढूंढ सकता हूं। मैं दोनों नेट प्रॉफिट रेशियो दूंगा, क्योंकि पता नहीं महाराष्ट्र बोर्ड देगा कुछ, लिखा के कुछ, आंसर किसी और को मिलेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। समझा नहीं समझा? मैडम टैक्स दिया है तो दोनों प्रॉफिट ढूंढो, बिफोर टैक्स पीबीटी एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ओके मैडम सीओजीएस दिया है, ओ माय गॉड, उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस दी है। इन दोनों की टोटल को हम क्या बोलते हैं? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के टोटल को हम क्या बोलते हैं? कोई मुझे बोलेगा? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यस ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। नहीं समझा सर? अरे यस और नो? मैडम सेल्स दिए 10 लाख के, जब सेल्स से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो मैडम कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। नहीं समझा? संजना बोल रही नहीं समझा मैडम। सेल्स कितने के मैडम? 10 लाख माइनस रिटर्न्स कितने? नेट बोलो, नेट सेल्स कितने आ गए मैडम? बोलो 9,40,000। सेल्स माइनस सीओजीएस इज व्हाट? एनपी, सॉरी इज व्हाट? जीपी। कितना जीपी आ गया बोलो मुझे? 2,40,000 जीपी आ गया। अरे यस और नो? फिर यू माइनस विच एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे कुछ भी मत बोलो। एक्सपेंस है दो टाइप्स के, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने? 60,000। टेल मी, राइट, टेल मी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ 1,80,000। इतना करने की अलावा तुम क्या बोल सकते हो? मेरा नेट सेल्स 9,40,000 था सर, और मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, नहीं राइट, 9,40,000 का नेट सेल्स था, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 7,60,000। तो भी आंसर वही आने वाला, चेक करो। नहीं समझा? राशि मैडम पहले 7 लाख माइनस किया, फिर 60,000 माइनस किया मैडम, टोटल 7,60,000 माइनस हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है मैडम।
ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो, इसमें कॉस्ट साइलेंट है, मैंने बोला था कल समझने के लिए। जब ऑपरेटिंग रेशियो बोलेंगे तो कॉस्ट क्या है मैडम? साइलेंट है। अरे समझा नहीं समझा? सो माय फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मैडम ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 7,60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना है मैडम? 9,40,000। कितना आएगा बोलो? मल्टीप्लाई बाय 100। तुम लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कितना? अगर ऑपरेटिंग रेशियो इज 80.85, देन व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? If the operating ratio is 80.85, operating cost ratio is 80.85, so what is the operating profit ratio? Remaining 100 minus 80.85 कितना आएगा? 19.15। चाहिए तो चेक करो। Do you have operating profits मैडम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। लो क्या रुपए? 1,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 9,40,000, उतना ही आना चाहिए, है क्या बराबर? अरे यस और नो? या इस क्वेश्चन में देखो आस्क यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो कितना आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑफ 9,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। या अब ये महाराष्ट्र बोर्ड को नहीं समझेगा, आप 100 से ये माइनस करोगे तो भी तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिलेगा। अब उनको बोलना डिफिकल्ट है, हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है मैडम या नहीं? हाँ। नहीं क्या है, अल्पे मैडम कल नहीं थी इसलिए। ठीक है मैडम, कल लेक्चर किया नहीं किया? ऑनलाइन, पर मुझे लगा तो कॉलेज जाने वाली थी। गई थी? क्या चल रहा है कॉलेज में? किसने बोला था तुम लोगों को? भाई उन्होंने अकाउंट्स वगैरह ऑनलाइन लिए और ईवीएस का ऑफलाइन लिया क्या? हा? अच्छा बुक, नोटबुक, हाँ वो, यस। अच्छा है, कर दे मैडम। क्या कौन सा टॉपिक था? भूल गई टॉपिक? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे कॉमन होता है, हर कोई लेता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा एसटीपी वगैरह, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होने चाहिए वो। हो गया, ये करना है सबमिट। अच्छा इलेवन, ध्यान देना तुम लोग अगर साउथ इंडियन मूवी का दे सकते थे रेफरेंस। वो महेश बाबू की मूवी थी, मैं भूल गया वो, उसमें वो महेश बाबू, अरे वो श्रीमान तड़ू, नहीं देखी तुम लोगों ने? श्रीमान तड़ू, उसमें भी वही दिखाया, वो पानी में वो फैक्ट्री का डालते वगैरह। अरे नहीं देखेगा तुम लोग? इट्स क्वाइट फेमस मूवी। श्रुति हसन और महेश बाबू की, हाँ वो हिंदी में रियल थे बोले, उसका एक्चुअल नेम भाई, ये हिंदी वाले डब डब करके मरने वाले हैं। अब वो आ रही है, उसका नाम क्या है, कार्तिक आर्यन की शहजादा। ओरिजिनल मूवी बहुत जबरदस्त है, इधर आजा, इधर इधर इसके साथ आजा। ठीक है, वो आला वैकुंठपुरम, मैंने वो थिएटर में देखी थी उनके लैंग्वेज में विद सबटाइटल्स। मूवी उतनी कड़क थी वो। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढना है मैडम, मतलब कॉस्ट रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉस्ट रेशियो। दे हैव गिवन यू सेल्स, दे हैव गिवन यू सेल्स रिटर्न, कोई राइट। तो व्हाट आर नेट सेल्स मैडम? नेट सेल्स ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, इससे क्या मिलेगा मैडम? सीओजीएस मिलेगा। अरे क्या मिलेगा? सीओजीएस। कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ 60,000 प्लस परचेसेस ऑफ 2,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 40,000। टेल मी सीओजीएस। 2,40,000। अरे यस और नो मैडम? देन
दीज आर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम कौन से एक्सपेंस बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनको कौन से एक्सपेंस बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना आ गया? 60 70 बराबर ना? 70। देयरफॉर व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? अरे बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई थिंक इट इज 3,10,000 बराबर क्या? अरे यस और नो? 3,10,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज योर आंसर। अरे यस और नो? 3,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं समझा क्या रे? राशि मैडम ये किधर है गिरजा? हाँ ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। उसको मैंने बोला पढ़ाई कर तो संन्यास लिया क्या उसने? हाँ इसको रिंकू को बोला था एक बार मैंने, तो रिंकू ने 2 हफ्ते आई नहीं। ऑनलाइन है क्या रिंकू मैडम? आगे आज सैटरडे कैसे होता है मैडम? आईटी में सैटरडे को छुट्टी होती है, ठीक है, आईटी लाइफ है अपनी। सैटरडे संडे हम काम नहीं करते। यस, फॉलोइंग इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नोहा फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। मैडम ये तुमने ट्रेडिंग एंड पेड अकाउंट ऐसे बहुत बार देखा होगा। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, राइट, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, देयर इज अ जीपी। जीपी को आपने ब्रॉट डाउन किया एंड देयर आर एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। डू यू रिमेंबर ये कौन सा एक्सपेंस होता है? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये कौन सा एक्सपेंस होता है? कल ही मैंने बोला था लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। देखो जरा नोटबुक निकालो, कौन सा एक्सपेंस है? यस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। बोलो ऑनलाइन वाले, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये कौन से? एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बोलो मुझे ये कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैडम कोई मुझे बोलेगा फिर तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है मैडम? 1,36,000। 1,36,000। इसी P&L को हम कैसे लिखेंगे पता है? हमें बोलते प्रिपेयर, अब यहां पे कंपेरेटिव तो नहीं बोल सकते, बट यहां पे हमें बोलेंगे ये P&L देंगे, ट्रेडिंग एंड P&L देंगे, वो बोलेंगे प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। लिख लेना फॉर्मेट एवरीवन मेरे साथ, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो चैप्टर इजी है, चाहे तो मैं 2 मिनट में मैं क्या खाली फॉर्मूले बोल के खत्म कर सकता, लेकिन एक कैसे ना तुम कभी ना कभी ये करोगे तब मुझे ही गालियां दोगे, बोले सर ने नहीं सिखाया था, तब तुम्हें ये नहीं समझेगा कि महाराष्ट्र बोर्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। आई एम ट्राइंग कि बहुत सारी चीजें फिर भी कवर हो जाए, सो कभी फ्यूचर में तुम सीखोगे तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सर ने बोला नहीं था। बिकॉज ये हमें रियल लाइफ में करते हैं, वी डू रेशियो। एक्चुअली जब मैं HDFC में काम कर रहा था लोन्स वगैरह इसमें, तो ऑब्वियसली हमें यही काम करना पड़ता था। वी यूज्ड टू गो थ्रू कैश फ्लोज एज ए बैंकर। हम जब लोन दे रहे तो हमें कैश फ्लोज पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि रिपेमेंट होगा नहीं होगा, करंट रेशियो, राइट, यूर डिफरेंट रेशियोज। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हम करते थे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आते थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सब ध्यान में रख के वो रेशियोज बनाते थे। प्रोजेक्ट भी ऐसे बनाना चाहिए मैडम जिसमें रेशियोज का दिमाग होना चाहिए। तुमने प्रोजेक्ट बना दिया जिसमें करंट रेशियो 2:1 से कम है तो वो बोलेगा ये कैसे चलेगा। क्विक रेशियो 1:1 से कम है तो बोलेगा नहीं चलेगा, यू हैव टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स, उससे ज्यादा दिखाओ कम मत दिखाओ। ये कॉमन सेंस वाली चीज है, समझ में आ रहा है? तो जब तुम रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करोगे ना तब ये रेशियो एनालिसिस बहुत काम का है। कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
बिकॉज जब तुम लोन देते हो तो लोन देने में दिक्कत नहीं मैडम, रिकवरी में प्रॉब्लम आता है। और हम विजय वाले नहीं मैडम भाग के जा सकते, किधर जाएगी, है क्या कोई पहचान में तेरा? हाँ अल्फा मैडम जा जैसे एमपी भाग के जाएगी तू आगे। इसलिए राइट काम अच्छे से करना है, पैसे रिकवरी में दिक्कत है। इसलिए जब एज ए बैंकर ये सब हम काम करते थे, बैक एंड पे एक्सेल पे सब चीजें करते थे। देन लोन लाइक लोन टू एसेट वैल्यू रेशियो LAV, मतलब लोन मान के चलो 100 रुपीज, अगर एसेट की वैल्यू 100 रुपीज है, उनके नॉर्म्स होते थे 85% से ज्यादा नहीं देना है, मतलब मैक्सिमम 85 का लोन दे सकता हूं। 100 रुपीज के एसेट के पीछे मैं 85 रुपीज का मैक्सिमम लोन दे सकता हूं, उसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। हर बैंक के अपने अपने बेंचमार्क होते हैं, बट जनरली एक स्टैंडर्ड भी होता है, तो वो फॉलो करना होता था। मैडम हम ऑब्लिगेशन ढूंढते थे कि तुम्हारे सिबिल देख के, सिबिल क्या है मैडम? राइट, सिबिल रिपोर्ट होता है, एक रिपोर्ट होता है जिसमें तुम्हारे सब लोन्स के बारे में डिटेल्स होते हैं, तुमने जो जो लोन्स लिए उसके EMIs क्या चल रहे हैं वो होता है। तो कोई बोल रहा है मेरी इनकम 2 लाख है, मेरे पास आया मेरी इनकम 2 लाख है, मुझे लोन दे दो, मैं पहले बोलूंगा ठीक है तेरी इनकम 2 लाख है, बट हमारे लिए कितने वो देखना चाहिए ना। लाइक मैंने बोला तेरे कौन कौन से लोन है, बोल रहा मेरा एक व्हीकल लोन है उसका 20,000 EMI है, तो 20,000 मेरे लिए है ही नहीं। वो बोल रहा है मेरा एक कुछ एक व्हीकल लोन आ गया, बोल रहा है और कुछ चल रहा है, मेरा SIPs है, राइट 30,000 के SIPs है, वो भी मेरे लिए इरेलेवेंट है। तो मेरे लिए उसकी इनकम कितनी है? क्या वो 1 लाख का 50 का 1 लाख 50 मुझे देगा? मैडम मान के चलो उसकी 40% उसके लिए तो डे टू डे एक्सपेंस के लिए लगेंगे नहीं, उसको या फैमिली को भूखा रखेगा मैडम वो, तो क्या बैंक विल कंसिडर 1 लाख 50? बैंक बोलेगी इसका 40% हम इनकम में लेंगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज मैडम तुम्हें मंथली तो खर्चे लगेंगे नहीं लगेंगे कुछ, राइट? तो बैंक बोलेगी हमारे ये आप बोलोगे कौन 60,000 का खर्चा करते हैं? अरे मैडम बैंक हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव सोचती है कि मैक्सिमम 60। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आ गया मैडम 90। तो मेरे लिए तुम्हारी इनकम 2 लाख है ही नहीं, मेरे लिए इनकम कितनी है 90, और तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस 90,000 के हिसाब से की जाएगी, ना कि 2 लाख। तुम बोल रहे हो मेरी सैलरी 2 लाख है पर आप 90,000 ले रहे हो, हाँ भाई वैसे होता है, क्योंकि मेरे लिए 90,000 मैटर करेगा, मैं 90,000 के हिसाब से लोन दूंगा। तो ऑब्वियसली अगर मेरे हिसाब से 90,000 तुम्हारी मंथली इनकम है, क्या मैं 90 का EMI नहीं लगाऊंगा? मैं भी कॉमन सेंस हूं, मैं EMI 80-70,000 ही रखूंगा और सेव रहूंगा। एंड फिर तुम्हें कितने साल के लिए लोन चाहिए, अकॉर्डिंगली आई विल कैलकुलेट लोन वैल्यू। एक्सेल में PMT फॉर्मूला होता है, कभी सुना होगा? यूजिंग, समझा? ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो लोन आ रहा है 100 lakhs 1 CR, बट प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 lakhs ही है, तो तुम्हें क्या 100 lakhs मिलेगा? नहीं, 80 lakhs का 85% ज्यादा नहीं मिलता मैडम, तो 80 lakhs का 85% 68 lakhs। तुम्हारी एलिजिबिलिटी 100 lakhs है, डज नॉट मीन यू विल गेट लोन ऑफ 100 lakhs, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो एक है तुम्हारी एलिजिबिलिटी कितनी तुम्हारे इनकम के हिसाब से, तो मैंने क्या बोला तुम्हारी इनकम 2 लाख है, बट बैंक वाले 2 लाख कंसिडर करेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज तुम मंथली 2 लाख कमा रहे हो, उसमें से 20,000 व्हीकल लोन के लिए जा रहा है, तो वैसे भी 20,000 रहने वाला है, क्या वो डायरेक्टली कट होने वाला है, माइनस। और ये 2 लाख क्या है मैडम? आफ्टर TDS वगैरह सब पूछा, नेट इनकम मैडम, जो सैलरी इन हैंड है, ग्रॉस इनकम नहीं है मैडम। प्रोफेशनल टैक्स कट होके, PF कट होके, TDS कट होके ये 2 लाख है। ग्रॉस की बैंक के ग्रॉस से क्या ले, तुम्हें ग्रॉस खुद को नहीं मिलता, बैंक को क्या मिलेगा घंटा, ठीक है। सो ये है तुम्हारा नेट इन हैंड सैलरी पर मंथ। वो कहां से पता चलेगा मैडम? पे स्लिप्स, सैलरी स्लिप देने होंगे तुम्हें, बैंक वाले बोलेंगे लास्ट 3 मंथ्स के, लास्ट 6 मंथ्स के सैलरी स्लिप्स लेके आ जाओ अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट। तो राशि बोलेगी सर मैं खुद सैलरी स्लिप बनाऊंगी और उनको दे दूंगी। मैडम दैट सैलरी शुड गेट आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो वो क्या बोलेंगे? बैंक स्टेटमेंट दे दो। तुम जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे मैडम, तुम्हें बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी होती है कि वो जो स्टाइपेंड हो एक्चुअली क्रेडिट हुआ नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली केस हुए, मैं कभी बोलूंगा, राइट, उस बच्चे का रिजल्ट विथहेल्ड किया था, क्या एडजस्टमेंट के बाद में समझाऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है।
कुछ तो झोल करना पड़ता है हमेशा। फाइनल की बच्ची है, उसका रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है, अब कल एडिट करने को मिला है, अब कल या परसों राइट रिजल्ट मिल जाएगा, शायद से मंडे को मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्टेड है। आर्टिकलशिप के डेट्स में थोड़ा आगे पीछे किया हम लोगों ने, फिर ध्यान देना। 90,000 तो 2 लाख नेट इनकम है, 20,000 वैसे भी मुझे नहीं मिलने वाला, राइट। तो 20,000 गया मैडम, 1,80,000 मेरे लिए है, फिर उसमें से 30,000 उसके एसआईपी वगैरह कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा मैडम, कॉमन सेंस की बात है, राइट। वो कुछ तो इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो वो 30,000 गया मैडम, तो मेरे लिए 1,50,000 है। तो आप बोलोगे सर 1,50,000, वो बोलेगा 1,50,000 इनकम लेके करो। अरे भाई तुझे घर के खर्चे के लिए कुछ तो लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। वाइफ होगी तो वाइफ को, गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड को, राइट। मैडम जो भी रहेगा, बच्चे रहेंगे तो बच्चों का एजुकेशन वगैरह रहेगा, नहीं रहेगा। अरे ऐसा नो, तो वो 60,000 मान के चलो, हमने 40%, 60% ही इनकम अप्रेज की जा रही है आपकी, तो बैंक बोलेगी 90,000। तो 90,000 के हिसाब से उन्होंने, मान के चलो पूरा का पूरा 90,000 के हिसाब से उन्होंने इनकम के हिसाब से एलिजिबिलिटी निकल जाएगी, वो आगे 100 लाख, इनकम के हिसाब से आगे 100 लाख। तो आप बोलोगे 100 लाख, अरे भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी की, 80 लाख। तो आप बोलोगे सर मेरी एलिजिबिलिटी 100 लाख है, लोन की प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 लाख है, तो मुझे 80 का 80 दे दो। लोन नहीं होता मैडम, बिकॉज असेट की वैल्यू कभी कभी डिप्रिसिएट भी होती है, तो बैंक वाले तुम्हें उसका 85% ही देंगे मान के चलो। तो विच एवर इज लोअर, समझ में आ रहा है, विच एवर इज लोअर, एलिजिबिलिटी एज पर इनकम और एलिजिबिलिटी एज पर प्रॉपर्टी। तो एलिजिबिलिटी एज पर इनकम कितना आ रहा है, 100 लाख, एलिजिबिलिटी एज पर प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ रहा है, 68 लाख, तो तुम्हें लोन कितने का मिलेगा, 68 लाख। अरे समझा या नहीं समझा? बट मान के चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,50 लाख है, तो कितना आएगा, ले लो 1,50 लाख का 85%। जनरली बैंक 1 राइट, ठीक है चलो 85% स्टैंडर्ड बोलता हूं, कितना आएगा 1,27,50,000 बराबर। 85% एलएवी मेंटेन करना है, लोन टू असेट वैल्यू, ठीक है मैडम कितना 1 करोड़, तो तुम्हें लोन कितना मिलेगा 1,27,00,000 का मिलेगा, 100 लाख का मिलेगा, 100 विच एवर इज लोअर। तो मैडम ये सब रेशियोज वगैरह वहां पे कैलकुलेट किए जाते हैं, वहां पे लगते हैं, तो कभी ना कभी तुम लाइफ में राइट यूज करोगे, खुद के लोन के लिए तो यूज करोगे, बाकी लोगों का जाने दो, कभी ना कभी लोन लोगे लाइफ में या नहीं लोगे, नहीं लेंगे अच्छी बात है, बट लोन लेना भी अच्छी बात होती है, यू विल लर्न इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लोन लेना इज गुड। हाउसिंग लोन लेने से जो कंपोनेंट होता है, ईएमआई पे करते हो, उसमें प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है बराबर। मैडम प्रिंसिपल इज क्लेम्ड एज ए डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट अप टू 2 लाख रुपीज। साल भर में अगर 2 लाख का प्रिंसिपल पे किया होता है ऑब्वियसली, तो इनकम टैक्स में डिडक्शन है। एंड इंटरेस्ट का डिडक्शन मैडम राइट एचपी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में मिलता है, इसलिए लोग लोन लेते हैं, समझा। यू विल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल, जो तुम्हारा जो कैपिटल है, आप बोलोगे सर पूरा का पूरा मेरा फंडिंग रहेगा, ओन फंडिंग रहेगा, हम लोन नहीं लेंगे। मैडम लोन लेने के बेनिफिट होते हैं, जो एक कंपनी 100 करोड़ के साथ कैपिटल के साथ काम कर रही है, दूसरी कंपनी 100 देखो एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है। कंपनी 1 तुम्हें समझेगा क्यों लोन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कंपनी 2 ध्यान देना, इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर 100 लाख बोल देता हूं चलेगा, 100 लाख कैपिटल है मैडम पूरा का पूरा, एंड इन्होंने 10% लोन्स, इनके कुछ भी नहीं है, 0। इनका कैपिटल कितना है मैडम, ओवरऑल कैपिटल कितना बिजनेस में लगाया उन्होंने 10 लाख, कितना लगाया है 10 लाख। इन्होंने क्या किया है 60 लाख खुद का लगाया है एंड 40 लाख लोन लेके लगाया है, इन्होंने भी 100 लाख लगाया है। प्रॉफिट सेल्स, हमारे एग्जांपल के लिए इनके सेल्स से मान के चलो कितना लेते हैं 60 लाख, 60 लाख या थोड़ा ज्यादा रखते हैं, सेल्स आर 120 लाख चलेगा, दोनों का
बाकी सब कुछ सेम है, खाली क्या डिफरेंट है? कैपिटल स्ट्रक्चर। खाली क्या डिफरेंट है मैडम? कैपिटल स्ट्रक्चर। COGS 40 लाख, मैं कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं मैडम। व्हाट इज GP? 80 लाख लेस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है, मान के चलो 30 लाख। टेल मी अभी कितना प्रॉफिट दिख रहा है मैडम? अरे यस और नो? लेस इंटरेस्ट, बोलो मैडम। इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट रहेगा क्या इस कंपनी में? नहीं। इसमें 10% कितना रहेगा? 4 लाख, बराबर। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? और यहां पे 46 लाख लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। यहां पे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 15 लाख। और यहां पे 13.8। गुड, टैक्स कम लगा, समझा क्या? टैक्स कितना लगा मैडम? जस्ट 13.8 लाख। मैडम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा यहां पे? 35 लाख। यहां पे बोलो मुझे 13.8 कितना? अब लोगों से प्रॉफिट यहां पे कम है, कंपनी 2 का प्रॉफिट कम है, कंपनी 1 का प्रॉफिट ज्यादा, कंपनी 1 बेटर है। बट मैडम तुमने खुद पूरा का पूरा खुद का पैसा लगाया है। अब ध्यान देना हुआ क्या। मैडम तुम बोल रहे हो तुमने 40 लाख 10% पे लिए थे, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 4 लाख। बट इस इंटरेस्ट के वजह से तुम्हारा टैक्स बचा है, पता है क्या? कितना टैक्स बचा है? अदरवाइज टैक्स कितना लगता? 15 लाख। अब कितना लग रहा है? 13.8। कितना टैक्स सेव हुआ है? टैक्स सेव कितना हुआ है बोलो? जो टैक्स सेव्ड हुआ है कितना? रुपीज 1,20,000। कितना टैक्स सेव हुआ है? रुपीज 1,20,000। कैसे सेव हुआ पता है? ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का 30% सेव हुआ है। आ रहा है क्या 1,20,000 बराबर? बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले माइनस होता है, मतलब इट इज टैक्स डिडक्टिबल। एक्चुअल में बोलो 4 लाख का इंटरेस्ट दिया और उस पर टैक्स कितना बचा मैडम? 4 लाख का इंटरेस्ट दिया, टैक्स कितना बचा? 1,20,000। तुम्हारा बेनिफिट कितना है? मतलब नेट इंटरेस्ट कितना है? अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखोगे 4 लाख रुपए देने से अगर तुम्हारा 1,20,000 बच रहा है, तो एक्चुअली इंटरेस्ट कितना दे रहे हो तुम लोग? 2,80,000। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया मैडम? इफेक्टिव इंटरेस्ट 2,80,000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऑन लोन ऑफ 40 लाख। मल्टीप्लाई बाय 100, ले लो कैलकुलेटर पे। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जस्ट 7%। दिख रहा है कि तुम 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है मैडम? 7%। समझा नहीं समझा? इफेक्टिव कितना दे रहे हो? 7%। नहीं समझा? और ध्यान देना, मतलब तुम्हारा इफेक्टिव रेट है 7%। और मैडम व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ले लो, जीपी रेशियो कितना है? 80 लाख डिवाइडेड बाय 120%। व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढो। 32.20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। जीपी रेशियो 66% है या 67% है, एनपी रेशियो 26% है। मैडम 40 लाख रुपए तुमने किसी और से 60% पे लिए, 7%। नेट कितना आ गया? 7। मिल कितना रहा है 7% पे? ऑलमोस्ट 26%। लेने की कॉस्ट 7% है, उस पर तुम कितना कमा रहे हो? 26%। अरे समझा नहीं समझा?
right? Are you getting my point? Why people borrow and use the money is reason this. लग रहा है कि 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, बट उस इंटरेस्ट पे 30% टैक्स भी बच रहा है मैडम. तो इफेक्टिवली 10% माइनस 30%, 10% माइनस 30%, तुम्हारा इफेक्टिव रेट 7% ही है. एंड उस 7% का पैसा ले रहे हो, पैसा कितने पे ले रहे हो? 7%. एंड वो तुम्हें कितना जनरेट करके दे रहा है? 26%. इज इट गुड डील? यस. 7% पे ले लो, 26% पे कमाओ. अरे नहीं समझा क्या? तो एक्चुअली देखा जाए मैडम, राइट, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लोग ऐसे बिजनेस करते हैं. Why people borrow the money and do the business is reason this. They borrow at a lower rate and they earn at a higher rate. बैंक भी यही करती है, डिपॉजिट्स लेती 4% पे, 5% पे, 6% पे, एंड जब वही लोन देती किसी और को 8%, 9%, 10%, 18%, 24%, डिपेंड्स आपका सिबिल कैसे है. तो मैडम क्या बैंक यही बिजनेस कर रही है? ले रही कम रेट पे, दे रही है ज्यादा रेट पे, एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स. अरे नहीं समझा, नहीं समझा मैडम? इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू सेव टैक्स. और बेसिकली खुद का पैसा तुम किस, राइट, खुद का पैसा लगाने से दूसरे का पैसा लगाने में थोड़ा क्या होता है मैडम? डूब गए तो साथ में डूबेंगे. अकेले डूबने से बेटर है साथ में डूबेंगे. क्यों ये बड़े बड़े कम, अदानी खुद का पैसा क्यों नहीं लगाता फिर पूरा? रीजन इज दिस, बिकॉज इंटरेस्ट कंपोनेंट से इट इज अ टैक्स डिडक्टिबल. इफेक्टिव कॉस्ट कम हो जाती है. कॉस्ट ऑफ फंड्स इफेक्टिवली क्या हो गए मैडम? कम. 10% है नहीं, कितना है? 7%. आगे ठीक है, तो चलो ये कंप्लीट करते हैं ये वाला क्वेश्चन. बहुत अलग ही दुनिया में गए हम लोग. यस, इसका नाम क्या? अवनी ना? अवनी मैडम बोल रहे मैं आई किसके लिए और मेरा क्या चल रहा है सर. मैडम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई चीजें अलग भी होती है डिस्कशन. लिखो सेल्स, कितना सेल्स है बोलो? 4,20,000 माइनस यूजीएस. ढूंढो सीओजीएस, चलो जल्दी ले लो कैलकुलेटर पे. अरे मैं डायरेक्टली सीओजीएस ले सकता हूं, कैसे पता है क्या? मुझे जीपी पता है यार, क्यों कैलकुलेट करना है? जीपी कितना है तो सीओजीएस कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, डिफरेंस होना चाहिए ना. 2,18,000. ये मिसिंग फिगर ली मैंने, निकालोगे तो भी वही आना. ले लो कैलकुलेटर पे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ 40,000, सीओजीएस ये होता है बराबर ना? सीओजीएस ये होता है अदर देन सेल्स एंड जीपी. ले लो 40,000 प्लस 2,30,000 प्लस 8,000 माइनस 60,000. इट हैज टू बी 2,18,000. गुड स्वाति, 2,18,000. अरे यस और नो? तो ये आ गया मेरा तुम्हारा जीपी, ये आ गया तुम्हारा जीपी. जो कंसेप्ट रखा है ना उसको मलाई बोलते. मलाई वो दूध के ऊपर जो होता है ना मैडम, मतलब लोग राइट 7% से ले रहे और कमा रहे ज्यादा से. समझ में आ रहा है? तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे मैडम वो मलाई है ना, खुद का पैसा नहीं, किसी और का पैसा है. 7% पे ले रहे हो और कमा रहे हो 20-25%. ऊपर की मलाई. नहीं समझा क्या अभी भी? नहीं, राशि बोल रहे नहीं समझा. हाँ गुड. 2,02,000 ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. कैपिटल स्ट्रक्चर में एक लेवल तक लोन होना अच्छी बात है. पूरा का पूरा 100% लोन पे मत नहीं करना चाहिए. एक प्रोपोर्शन तक कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन होना इज ऑलवेज गुड. ठीक है. यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो क्या क्या आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? एडमिन एक्सपेंस आने वाला है, यस, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है बराबर. एडमिन एंड सेलिंग, एडमिन का कितना है? 12,000. सेलिंग का कितना है? 14. 26 राइट. Therefore, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो कितना आ गया मैडम? 1,76,000. गुड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,76,000. गुड. फिर माइनस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, कुछ डिविडेंड रिसीव्ड वगैरह है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या? कुछ डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या मैडम क्रेडिट पे? नहीं ना, तो खाली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने मैडम? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना? 40। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, वो पेंडर को क्रेडिट होता है, बराबर ना? तो बोलो कितना आ गया? देयरफॉर नेट प्रॉफिट 1 लाख, इज इट 36? अगर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट निकालना है तो 100 किसको मानोगे फिर? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में 100 किसको बोलोगे? यस, सेल्स को। एंड यू विल कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स। अरे संजय मैडम भूल गई मैडम, इसको 100 मानेगी ना, और फिर हाँ आगे दे आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट मैडम? क्या क्वेश्चन में पूछा? रिक्वायरमेंट क्या है? पढ़ो जरा मैडम, क्या है बोलो ना, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? कैलकुलेट व्हाट? ऑपरेटिंग रेशियो। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। चलो ऑपरेटिंग रेशियो, यहां पे हमें अलग अलग रेशियो मिलेंगे। जीपी रेशियो क्या आने वाला है? ले लो कैलकुलेट पे। जीपी रेशियो क्या आने वाला है? जीपी रेशियो आने वाला है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000। 2,02,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो, इज इट 48.09? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी मिलेगा तुम्हें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 1,76,000 divided by 4,20,000 multiplied by 100. I think operating profit ratio is 41.90%. मैडम नेट प्रॉफिट रेशियो भी मिलेगा 1,36,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 32.38%। मैडम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी आएगा। 4 रेशियोज है ना पीएनएल के हमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। मैडम ढूंढो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो हमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन चाहिए, बराबर ना? उसमें आता है सीओजीएस विच इज 2,18,000 एंड दूसरा कौन सा कंपोनेंट आता है मैडम? बोला मुझे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ 26,000। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स विच इज 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? मैडम अगर तेरा ऑपरेटिंग रेशियो 41.10 है तो 100 माइनस 41.90 ना हैज टू बी, हाँ बराबर है, फिर 58.10 रहेगा, बराबर ना? चेक कर, हाँ उन दोनों की टोटल 100 आनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो शुड बी इक्वल टू 100। कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझा सर? आगे अरे ऐसा नो मिल गया आंसर ऑनलाइन वाले? ठीक है मैडम या नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग रेशियोज भी पूछ सकते हैं। ओके नाउ ध्यान देना, द लास्ट 2 रेशियो जो हमारे बाकी थे, मैंने बोला था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लिख लेना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज वेरी कॉमन। ROI कोई बोलता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एक्चुअल में अब यहां पे हम बोल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैडम तुमने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे तुम्हें कितना मिला? एग्जाम्पल, राशि मैडम ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 10 लाख। एंड उस पे उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैडम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 1 साल की मैच्योरिटी मान के चल, 1 साल की, एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी यार 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 12 लाख हुई है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी हुई है? 12 लाख। तो
तो मैडम तुमने कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया, परसेंटेज में चाहिए मैडम। 2 लाख रुपए का तूने प्रॉफिट कमाया ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख डिवाइडेड बाय, बोलो मुझे 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना मैडम, you will take 10 lakhs or you will take 12 lakhs? 2 lakhs divided by how much? 10 lakhs. Initial investment multiply by 100. कितना परसेंट? 20%. So return on investment is very simple thing. That return you obtain divided by amount you invested. Simple words में लिख लेना. Return on investment एकदम कॉमन मैन के लैंग्वेज में, लेमैन के लैंग्वेज में लिख लेना. Returns earned divided by initial investment. ये तुमने इसमें सीखा होगा मैथ्स में, ठीक है. जस्ट एक चीज है, मैथ्स में मैथ्स के जैसे दिमाग लगता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू शुड हैव ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. मैडम अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया तुमने? अगर आप बिजनेस के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढोगे तो पैसे क्या क्या लगे मैडम? एक ओनर ने पैसा लगाया, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल. दूसरा बोलता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. मैडम अगर तुम इक्विटी के लिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, रिटर्न इन्वेस्टमेंट इक्विटी वालों के लिए ढूंढ रहे हो, तो मैडम ध्यान देना, अगर तुम इक्विटी वालों को ढूंढ रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग होना चाहिए. तो अगर हम इक्विटी वालों को ढूंढ रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विटी, उसको बोलते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी. क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी. तो उसमें क्या आना चाहिए? ध्यान देना, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आना चाहिए इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो अगर इक्विटी वालों ने जो पैसा लगाया है, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस भी इक्विटी वालों का होता है, हमेशा याद रखना, बराबर. तो उन्हें 2 पैसे लगाए, एक इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. उस पर उन्होंने क्या कमाया? उन्होंने क्या कमाया होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या माइनस होता है मैडम? प्रेफरेंस डिविडेंड. उसके बाद जो पैसा बचता है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. अब डिविडेंड है, अरे डिविडेंड उनको मिलने वाला है, बट उनका डिविडेंड के सिवा भी रिजर्व भी उनके ही है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये समझना इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. इसके अलग अलग वेरिएंट्स है, लिखो. फर्स्ट वेरिएंट रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी. लिख लेना पूरा, रिटर्न ऑन इक्विटी. सो इक्विटी वालों ने कितना कमाया है? अरे समझा नहीं समझ. इक्विटी वालों ने क्या कमाया है? तो यहां पे फॉर्मूला आएगा अर्निंग्स, या अर्निंग्स से प्रॉफिट वर्ड यूज किया तो चल जाएगा क्या? दैट इज प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर equity shareholders. Earnings, that is profits available for equity shareholders divided by उनका इन्वेस्टमेंट. उनका इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैडम? इक्विटी वालों का इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. अर्निंग्स और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. याद है हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट? सेल्स माइनस सीओजीएस इज जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस इक्विटी डिविडेंड इज रिटेन प्रॉफिट. तो हमें क्या लेना है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर, तो यहां पे लिख लेना दैट इज प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या रहेंगे मैडम? पैट माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस विच डिविडेंड मैडम? प्रेफरेंस. कौन सा?
प्रेफरेंस। डिवाइड बाय राइट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नहीं समझा? जिनको स्टेटमेंट समझ में आया ना उनके लिए जल्दी समझ में आएगा। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने जो चीजें सिखाई ना बहुत अच्छे सिखाई है। किधर गया वो? ये वाला नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वाला, ये स्टेटमेंट मैंने लिख के दिया था इन डिटेल वाला। समझा क्या? सो इक्विटी वालों ने जो पैसा लगाया उस पर उन्होंने कितना कमाया है, उनके लिए कितने प्रॉफिट्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अरे यस और नो? डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस इक्विटी वालों के होते हैं ना कि प्रेफरेंस वालों के। ठीक है, फिर मैडम आता है रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन असेट मैडम इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता। आई सिंपली मीन मैडम तुम कोई भी न्यूज़पेपर देखो, कोई भी चैनल राइट, कोई भी मतलब सब वगैरह नहीं मैडम, ठीक है, CNBC वगैरह राइट, या अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हो मैडम, दीज वर्ड्स आर वेरी कॉमन, ROE, ROA, रिटर्न ऑन असेट्स। ठीक है, तो मैडम रिटर्न ऑन असेट्स, टोटल असेट्स आई मीन, तो तुमने जो टोटल असेट बिजनेस में लगा है उसमें कितना पैसा कमाया है। सो इट्स वेरी सिंपल मैडम, नेट प्रॉफिट लिख लेना। एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो राइट लिख लेना, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स माइनस डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। असेट की टोटल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और तीसरा जो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैडम बिजनेस में कौन सा कैपिटल लगा है, मैं थोड़ी देर पहले बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओन कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज, मैडम ध्यान देना, बिजनेस में किस किसने पैसा लगाया है, याद है मैंने 4 लोग बोले थे, ये कौन है मैडम, इक्विटी शेयर होल्डर, देख के समझ में आना चाहिए, ये कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैडम ये कौन है, डिबेंचर होल्डर्स। और ये कौन है मैडम, राइट ये कौन है, राइट लोन वगैरह बैंक्स। इन 4 लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं। दिस इज व्हाट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने मोदी जी निकाले थे बट मोदी जी ने पैसे लगाए थे, मोदी जी पैसे ले रहे थे, बोलो ना, मोदी जी पैसे ले रहे थे ना, टैक्स। ये मोदी जी, दाढ़ी दिख रही है तुम्हें, इसको और थोड़ी दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो राहुल गांधी बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये मोदी जी है। मैडम इन 4 लोगों ने हमारे बिजनेस में लगाए पैसे, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी है। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। इन 4 लोगों ने जब पैसा लगाया है तो इन 4 लोगों के लिए कौन से प्रॉफिट्स अवेलेबल थे, इन 4 लोगों के लिए कौन से प्रॉफिट अवेलेबल थे, इबिडा याद है, अर्निंग्स बिफोर राइट इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो इन 4 के लिए कौन से प्रॉफिट्स है मैडम, ध्यान देना। तो इक्विटी वालों के पहले के प्रॉफिट कौन से, देखो नीचे से आता हूं, रिटेन अर्निंग याद है तुम्हें, रिटेन्ड अर्निंग, ध्यान देना, रिटेन्ड अर्निंग्स ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होता है। इसके पहले माइनस क्या हुआ होता है, इक्विटी डिविडेंड। क्या माइनस हुआ होता है, इक्विटी डिविडेंड। जब हम रिटेन अर्निंग्स में इक्विटी डिविडेंड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मैडम, हमें मिल जाएंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्या होता है,
प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके पहले क्या माइनस किया होता है मैडम आपने? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैडम ये माइनस करने के पहले के प्रॉफिट किस किस के लिए? इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर ना? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के पहले, इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के पहले। मैडम ये आ गया तुम्हारा, इसको ही तुम बोलते हो पैट, इसको ही तुम बोलते हो पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो इक्विटी प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड मिलेगा, बाकी प्रॉफिट प्लग बैक किए जाएंगे बिजनेस में। अब आ गए मोदी जी, यहां पे तुमने टैक्स पेड किया होगा, तो टैक्स माइनस हुआ होगा, तो टैक्स माइनस करने के पहले के प्रॉफिट को क्या बोलते हो आप? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर मोदी जी, प्रॉफिट बिफोर इक्विटी, प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस आएंगे, यस और नो? ओके, फिर आपने इसके पहले क्या माइनस किया होगा? इंटरेस्ट। क्या माइनस किया होगा? इंटरेस्ट। ध्यान देना, इसके पहले आपने माइनस किया होगा इंटरेस्ट, ध्यान देना, इसके पहले तुमने माइनस किया होगा इंटरेस्ट, राइट? लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, समझा या नहीं समझा? एंड लोन्स। तो इसके पहले के प्रॉफिट किसके लिए रहेंगे? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर, किस किस के लिए? बोलो ना, प्रॉफिट्स फॉर। ये प्रॉफिट किसके किसके? इस प्रॉफिट में से तुम क्या देने वाले हो? इंटरेस्ट देने वाले हो। इस प्रॉफिट में से तुम क्या देने वाले हो? मोदी जी को टैक्स देने वाले हो। इस प्रॉफिट में से तुम क्या देने वाले हो? प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड देने वाले हो। इस प्रॉफिट में से तुम क्या देने वाले हो मैडम? राइट, इस प्रॉफिट में से तुम देने वाले हो, राइट, व्हाट? राइट, तुम देने वाले हो, राइट, व्हाट मैडम? इक्विटी डिविडेंड। समझा नहीं समझा? तो हमें ये प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ ही मैच होगी, किसी और के साथ, या किसी और की वाइफ तुम्हारे साथ मैच नहीं होगी। तुम्हें लगता होगा, बट ऐसे नहीं होता है। ध्यान देना मैडम, अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ रहा हूं, बिजनेस में जो पैसा लगा है उनके लिए कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल थे? इतने प्रॉफिट्स थे। अरे बिजनेस में जो पैसा लगा है किस किसने लगाया है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इन लोगों ने जो पैसा लगा है उनके लिए कितने प्रॉफिट अवेलेबल थे ना? कॉमन सेंस की बात है, राइट? उनको मिलने के पहले जो प्रॉफिट है वो रिटर्न कमाए उन्होंने। अरे मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाए और मैंने 10 लाख पे 2 लाख रुपए कमाए, 2 लाख में से मैं मेरा ले लूंगा ना, मतलब मेरे कैपिटल में ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिलने के पहले कितने प्रॉफिट थे? 2 लाख, तो 2 लाख मेरे लिए। तो जब मैं बोल रहा हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बिजनेस में जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल थे? मैडम कितने अवेलेबल थे? ये। तो दिस इज प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर मैडम लेंडर्स, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर, लिख लेना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। समझा क्या? डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन। इन सब के लिए कितने प्रॉफिट्स हैं? मतलब वो प्रॉफिट्स इनको उनका पैसा मिलने के पहले के, इक्विटी वालों को इक्विटी मिलने के पहले के प्रॉफिट्स, राइट, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने के पहले के प्रॉफिट, डिबेंचर्स वालों को उनका इंटरेस्ट मिलने के पहले प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट। तो लिख लेना यहां पे एवरीवन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला। लॉजिक है फॉर्मूले के पीछे, समझा नहीं समझा? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके लिए कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल है। अरे समझा नहीं समझा? डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे? हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस होने के पहले क्या प्रॉफिट है वो बोलो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, पहले तुम
इंटरेस्ट देते हो, फिर टैक्स देते हो, फिर तुम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, फिर तुम क्या देते हो, इक्विटी डिविडेंड। ये सीक्वेंस है। नहीं नहीं सर, हम इक्विटी वालों को पहले देंगे। मैडम ऐसे नहीं होता है। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट एंड नॉट लाइक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो P&L में नहीं आता, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ 12th, फाउंडेशन में सीखोगे। सो मैं बोल रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड वाले 4 लोग हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड लोन। इनके लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, इनका रिस्पेक्टिव रेम्यूनरेशन माइनस करने के पहले के। इक्विटी वालों का रेम्यूनरेशन क्या है, इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों का रेम्यूनरेशन क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। राइट, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स वालों, लोन एंड डिबेंचर्स वालों का क्या रेम्यूनरेशन है, राइट, इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली फिर टैक्स भी बीच में मोदी जी आ ही जाएंगे। अरे समझा नहीं समझा? बिकॉज जब तक टैक्स माइनस नहीं होगा तब तक प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, ना ही इक्विटी डिविडेंड आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे यस और नो? एक्चुअली ये 3 वर्जन्स है, राइट, ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो, लेट मी शो। कल मैंने तुम्हें शायद से इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी दिखाया था, ये वाला था। अब कभी कभी क्या होता है ना, महाराष्ट्र बोर्ड के फॉर्मूले इतने जबरदस्त होते हैं ना, सिखाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी कुछ होता है, देख के समझ में आता है, अरे ऐसे भी है। डर है मैडम ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर्मूला लिखते अलग है, सॉल्व अलग करते हैं। तो फिर टेंशन आता है कि तुम बोलोगे सर ने गलत सिखा दिया। तो थोड़ा रिलायबल सोर्स दिखा सकता हूं मैं तुम लोगों को। इसमें भी गलतियां होती है, ये नहीं बोल रहा कि इंस्टीट्यूट के इसमें गलतियां नहीं, फाउंडेशन में भी हमने देखा है, बट एक एटलीस्ट कंपेयर टू महाराष्ट्र बोर्ड इट इज अ रिलायबल सोर्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो मैडम क्या फॉर्मूला लिखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, रिटर्न प्रॉफिट्स, रिटर्न्स और अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैडम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई, मुझे कितना मिला, दैट इज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। इट मेजर्स ओवरऑल रिटर्न ऑफ द बिजनेस ऑन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स एक्सेट्रा। रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। व्हाई एवरेज टोटल एसेट? व्हाट इज एवरेज टोटल एसेट? ओपनिंग टोटल एसेट्स प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट डिवाइडेड बाय 2। एवरेज बेसिस पे कितने एसेट्स लगे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने वही लिख के दिया। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड लिया है मैडम। बिफोर टैक्स है, कॉमन सेंस की बात है। मैडम तू बोलती है मैं लंच डिनर के पहले करूंगी, मैडम ऐसे बोलने की जरूरत है क्या? मैं लंच करूंगी मतलब डिनर के, या राइट, फूड बिफोर लंच, या नहीं, फूड बिफोर डिनर बोलेगी या लंच बोलेगी मैडम? मैडम क्या बोलेगी? अरे मैडम बोलना, फूड बिफोर डिनर या डायरेक्टली लंच बोलेगी? लंच इटसेल्फ मींस बिफोर डिनर। तो इधर लिखने की जरूरत है क्या मैडम कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड? बिफोर टैक्स इट इंप्लाइज बिफोर डिविडेंड। सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आप पोस्ट टैक्स लिया उन्होंने, हाँ वर्जन तुम्हारा है, तुम्हें बिफोर टैक्स करना है या आफ्टर टैक्स। सर यहाँ पे 1 - t लिखा है, क्यों? ये दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है? EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 - t। ध्यान देना मैडम, अगर तुम्हारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपीज है, बिफोर टैक्स योर प्रॉफिट्स आर 100 रुपीज एंड 30% का टैक्स है, तो प्रॉफिट कितने होंगे? 70 ना। तो तुम क्या करते हो, टैक्स इज 30%, तो तुम 30% से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, 70% से। प्रॉफिट 100 है, टैक्स 30% माइनस होगा, मतलब कितना बचेगा? 70%। सो 1 - t, 100 - 30% मल्टीप्लाई बाय 70%। समझा है ना? समझा, वो लिया उन्होंने, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो मेरा फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों के लिए कितने रिटर्न है मैडम? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, राइट, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मल्टीप्लाई बाय 100। अरे कुछ दिमाग में गया ही नहीं गया मैडम?
नहीं समझा बोल रही है अल्फिया मैडम। अरे अल्फिया मैडम और क्या समझाओ? चलो वो लास्ट के 2 क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल टेक ब्रेक एंड फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ले लो। कौन सा इलस्ट्रेशन पे थे हम लोग? देखो मेरा काम तुम्हें खाली टेक्स्ट बुक में सिखाना है, वो तो वही है ऑब्वियसली, बट अगर वो सिखाने जाऊंगा ना तो मैं ही रेशियो भूल जाऊंगा, ठीक है? आगे इसलिए मैंने बुक देखो मैंने किसी भी चैप्टर में बुक सामने नहीं रखा। मैंने इसमें क्यों बुक सामने रखा? बिकॉज मैडम ये अलग नॉलेज है ठीक है, ये अलग रिसर्च है। मुझे डर है कि शायद से कुछ अलग ही फॉर्मूला दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है। आई नेवर कीप द बुक। अकाउंट्स में मैंने अभी तक बुक नहीं सामने रखा। मैंने जब सिखाना स्टार्ट किया मैंने डायरेक्टली आके सिखाया है, बिकॉज अकाउंट्स में याद रख के या कुछ ऐसे नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इको में भी मैं ऑलमोस्ट विदाउट बुक सिखाता हूँ, बिकॉज उतने बार प्रैक्टिस हुई है, बट एटलीस्ट मैं एक बार बुक पढ़ के तो आता हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मेरे प्रीवियस नोट्स में देखता हूँ, एक नोट्स में देखता हूँ जो ऑब्वियसली आईपैड में, तो मुझे समझ में आता है मुझे क्या कवर करना है। अकाउंट्स में जनरली आई नेवर सी, बिकॉज वो ब्लड में है अकाउंट्स। अगर आप ढूंढोगे तो अकाउंट्स मिलेगा मैडम, ठीक है? सो बट इस सब्जेक्ट इस चैप्टर पहले क्यों लिया है? बिकॉज लास्ट ईयर तक तो ये ऑप्शन था मैडम, तो इतने सीरियसली मैंने लिया भी नहीं बच्चों का, क्योंकि आप बोलोगे सर फिर ऐसे कैसे सीरियसली नहीं लिया मैडम। बच्चे सीरियसली नहीं लेते, मुझे सीरियसली लेने में प्रॉब्लम नहीं मैडम, ठीक है? बच्चे बोलते ऑप्शन है तो सर क्यों करेंगे। आज तुम लोग क्यों हो? बिकॉज तुम्हें पता है इस पे क्वेश्चन आने वाला है, और तुम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स नहीं किया, तो तुम्हारे लिए ये तो करना इंपॉर्टेंट है। क्यों रे राशि मैडम? राइट, ये किधर गए? रिया किधर गए? रिया का अच्छा है भाई, रिया वगैरह इनका सैटरडे को छुट्टी ले लो। गुड, ये फॉर्मूला लिख लिया मैडम? यस। सबसे नजदीक रहती है लड़की, मां कसम, चल के 5 मिनट लगेंगे उसको। जहांगीर होटल के हॉस्पिटल के इधर रहती, होटल बोल रहा हूं, ठीक है? आगे नेक्स्ट, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होता है, कैपिटल एम्प्लॉय नहीं होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो, उधर चेंज कर दो। रतन अच्छे से टाइप करता है, पता है क्या तुम्हें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द डिटेल ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड होना मैडम। प्रॉफिट्स अर्न हाउ मच? 50,000। कैपिटल कितना है? 2 लाख। मैडम 1 लाख के लोन है, सॉरी 1 लाख के रिजर्व है, एंड 2 लाख का क्या है? लोन। मैडम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना बिजनेस में कैपिटल लगाया है? 4 लोगों ने पैसे लगाए ना। कितने लोगों ने पैसे लगाए? 4 लोगों ने। कैपिटल है एंड लोन से कितना आ गया? बोलो मैडम। 5 लाख। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं समझा क्या मैडम? नेटवर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्या? नेटवर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नेटवर्थ क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स। नेटवर्थ में आता है इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ में आता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड जब उसमें हम बोरोड कैपिटल डाल देते तो वो हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। उसको क्या बोलते हैं? टोटल फंड्स अवेलेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड मैडम उस कैपिटल पे कितने प्रॉफिट मिले? 50,000। महाराष्ट्र बोर्ड ने वो भी नहीं दिया बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। भाई हमें कुछ लेना देना नहीं, प्रॉफिट 50,000 ही निकालो। 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, बोलो कितना परसेंट रिटर्न है? 5 लाख पे 50,000 मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट मिल रहा है? 10% है क्या? 10%। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्या सर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस? एक्चुअली अगर तुम कैश फ्लो के स्टेटमेंट से देखोगे तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंस हो जाते हैं, फाइनेंशियल, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप ले भी सकते हो, अब एनालिसिस पे डिपेंड है, ठीक है? आप किसके लिए एनालिसिस कर रहे हो? पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे कुछ तो है डेफिनेशन, मैं बोलता हूं तुम्हें, मुझे देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ध्यान देना। आ जाओ,
यस थर्ड बी का 3 देखो 375 है, बी का 7 क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, आई थिंक वो रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेम ऑफ द चैप्टर क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होता है बट इसको देख के नहीं लगता, ठीक है ध्यान देना। आगे कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैडम सेल्स दिए है, सीओजीएस दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए, इनसे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा मैडम, बराबर ना। सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी कितना आ गया, सेल्स 10 लाख के, सीओजीएस 5 लाख के 5 लाख के गुड्स 10 लाख में बेचे, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 3 लाख, तो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट। हाँ अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं, तो हमें जो चाहिए वही मानेंगे, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 लाख रुपए डाल के कितने रुपीस कमा रहे हो तुम लोग, 2 लाख, कितना परसेंटेज रिटर्न है बोलो मुझे, हाँ अरे यस और नो, राइट, बराबर 10 बजे। एनीवन हैज डाउट इन रेशियोज, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो मुझे। अगर रेशियो का क्वेश्चन आता है ना तो आई विल सजेस्ट यू कंपनी से पहले इसको प्रेफरेंस देना। कंपेरेटिव का आता है, अगर वैल्यूज में तुम परसेंटेज ढूंढ सकते हो विद इन लेस टाइम, 3 घंटे उसमें नहीं लगाने मैडम। जिनको कंपनी अकाउंट से डर है, फॉरफीचर से डर है, री इश्यू से डर है, तो मैंने लेक्चर शेयर किए, वो लेक्चर देख लेना, राइट। मैंने फाउंडेशन के लेक्चर डाले ऑलमोस्ट 17 to 18 लेक्चर्स। 12 के इसमें मैंने बहुत बेसिक से चीजें ली है, फाउंडेशन में मैंने एज्यूम करके जो नवंबर 22 वाले उनको बहुत सारी चीजें पता है, उस एंगल से मैंने सिखाया। 12 के लेक्चर में मैंने एकदम बेसिक से कंपनी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। पहले 2-3 लेक्चर तो पूरा उस पे ही गया था हमारा, अगर आपने देखा होगा, तुम लोग भी देख लेना, तुम्हें भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी, ठीक है। तो वो लास्ट के 2 लेक्चर्स अबाउट कैपिटल प्रेजेंटेशन वगैरह मैंने लिए थे, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीजें, अगर उतना टाइम है तो तुम फाउंडेशन की भी देख लेना, तो बहुत हो जाएगा मैडम। उतना देख लिया तो महाराष्ट्र बोर्ड में तुम लोग झंडे लगाओगे, ठीक है। वो दोनों है एंड राइट। अगर फिर भी तुम्हें डर लगता है, मान के चलो, देन आप लोग राइट इस चैप्टर पे फोकस करो, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ओके 10 बजे 15 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। सर सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, अरे मैडम तुमने पैसे लगाए और तुम्हें कितने मिल रहे तुम सोचोगे नहीं क्या। बिजनेस ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल एम्प्लॉयड पे तुम डिसीजन लोगे ना, पैसे लगाने ही नहीं लगाने, यू विल आस्क कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूं तुम्हारे बिजनेस में, कितना रिटर्न मिलेगा। अगर एग्जांपल एक बिजनेस में तुम्हें 10% मिल रहा है, दूसरे बिजनेस में 12% मिल रहा है, तुम कहां पे लगाओगे, इन्वेस्टर। मैडम जब भी तुम लाइक स्टार्टअप्स वगैरह जो आजकल चल रहा है ना, एवरीवन आस्क अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज तुम्हें पैसे लगाना है तो तुम पूछोगे ही ना कि प्रॉफिट है या लॉस है। मैंने वही बोला ना, शार्क क्या पूछते हैं, प्रॉफिट है या लॉस है, वो खुद लॉस में, वो बात अलग है, उनके खुद के बिजनेस लॉस में, इसलिए वो कहां पे ढूंढ रहे कहां पे प्रॉफिट मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज राइट अगर तुम इक्विटी वाले हो तो तुम क्या पूछोगे, मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले तो आप बोलोगे रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, मुझे क्या लेना देना है ना बाकी इंटरेस्ट वगैरह उसका, मुझे मेरे लिए कितना है वो बोलो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले तो आप बोलोगे रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो। बट अगर आप लोन वगैरह देने वाले हो तो आप क्या रिटर्न ऑन इक्विटी पूछोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन? ये समझना इंपॉर्टेंट है, वहां से ये भी पता चलता है कि राइट बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर्विस सेक्टर में जनरली राइट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर बेटर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर बेटर। अगर आपको जॉब भी करना है तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करो, बिकॉज राइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का कभी एंड नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली देखा होगा आईटी सेक्टर में बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिसेशन वगैरह बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग में मे बी पहले तुम्हें पैकेजेस कम मिलेंगे एज कंपेयर टू आईटी। आईटी इज मोर लुक्रेटिव, राइट, इसलिए लोग जाते हैं, पैकेज वगैरह अच्छा रहते हैं। बट अगर लॉन्ग रन में सस्टेन करना है ना तो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी में भी कौन से फिर वो होने चाहिए जो मैडम आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट आईटी है, बट मैडम या केपीआईटी कंपनी, पुणे की कंपनी है, पता होगा राइट, सीए ने वो कंपनी स्टार्ट की है। केपीआईटी बहुत फेमस है,
मैडम वो दे डिलीवर द लाइक मतलब वो आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट बेच रहे एक्चुअली। आप उसको आईटी कैटेगरी में डालते हो बट एक्चुअली वो एक प्रोडक्ट दे रहे। जो प्रोडक्ट बनाती है आईटी कंपनी, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, समझ में आ रहा है। इन्फोसिस क्या करता है, इन्फोसिस राइट बैक एंड प्रोसेसिंग है मैडम। इन्फोसिस का मेजॉरिटी रेवेन्यू लाइक अब्रॉड से है एंड वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करते हैं यूएस में वगैरह मैडम, हर चीज राइट। मेडिक्लेम वगैरह बहुत कॉमन है वहां पे, इंडिया में मेडिक्लेम कॉमन नहीं है, वहां पे ऑलमोस्ट हर एक के पास मैडम उन सैलरी से मेडिक्लेम माइनस होता है प्रीमियम, इतना कंपल्शन है वहां पे। तो वो हॉस्पिटल्स के लिए मेडिक्लेम वगैरह प्रोसेस करने का काम वो करते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद का काम वो करते हैं। हमें ऐसे कंपनी में जाना चाहिए जहां पे एक्सीडेंट रोकने का काम हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक होता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये क्योर में काम कर रहे हैं, हमें प्रिकॉशन के लिए तो ही तुम्हारी वैल्यू है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, बेसिकली इन्फोसिस वालों ने इनकम टैक्स की वेबसाइट बनाई। मैडम इन्फोसिस वालों को होने के बाद पता चलता है कि ये होता है, मतलब जनरली क्या है मैडम, एक है प्रिकॉशन, एक है क्योर। अब एक्चुअली जो इन्फोसिस वालों की गलती नहीं है, क्यों, बिकॉज उन्होंने चीजें होने दो फिर हम आपको सोल्यूशन देंगे। इनकम टैक्स वेबसाइट में पहले सोल्यूशन देना चाहिए, उनने कभी उसमें काम ही नहीं किया, इसलिए वो वेबसाइट बहुत फेल हो गई, इनकम टैक्स की वेबसाइट। बिकॉज उनको क्या है, हाँ राइट वेबसाइट नहीं चल रही, फिर हम बोलेंगे क्यों नहीं चल रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेबसाइट चलने के लिए काम नहीं कर रहे ऐसे बोलो, बिकॉज उनका डोमेन है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब एक है जो तुम्हें लाइक एक्सीडेंट से रोक रहा है और एक है एक्सीडेंट के बाद ट्रीट कर रहा है। तो इन्फोसिस का काम है एक्सीडेंट होने के बाद वो आएंगे पिक्चर में, इंडियन पुलिस जैसे बाद में आएंगे, पहले आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैडम, इन्फोसिस ने कभी उसका डोमेन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वही देखो ये तुम्हारा टीसीएस ऑपरेट्स व्हाट राइट, पासपोर्ट, पूरा पासपोर्ट जो सिस्टम है ना, कौन ऑपरेट करता है, टीसीएस, इट इज आउटसोर्स टू टीसीएस। कितना परफेक्ट है, टीसीएस मैडम प्रोडक्ट बेचता है, टीसीएस प्रोडक्ट बेचता है, सॉफ्टवेयर बेचता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो इतने अच्छे से करे बिकॉज वो होने के बाद नहीं करते मैडम, होने के पहले उनका डोमेन है। अगर टीसीएस को वेबसाइट दी होती ना, उन्होंने बहुत अच्छी की होती, मतलब जीएसटी की वेबसाइट किसको दी, इन्फोसिस को, फिर भी गवर्नमेंट को समझा नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स की वेबसाइट भी बाद में किसको दी, इन्फोसिस को, दोनों को प्रॉब्लम है। आज नहीं समझेगा तो तुम जब तुम आर्टिकलशिप करोगे, रिटर्न्स फाइल करने जाओगे ना, तब समझेगा बहुत प्रॉब्लम है, चलती ही नहीं। कितना बवाल मचा था वेबसाइट पे, बहुत, क्योंकि इन्फोसिस होने के बाद वाले काम करने में एक्सपर्ट, उनकी एक्सपर्टाइज वो है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जिसकी जो एक्सपर्टाइज है ना, उसको वो काम देना चाहिए। टीसीएस को देते या केपीआईटी को देते, दे कुड हैव परफॉर्म रियली गुड, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब लोग एक्चुअली एफएम को ही गालियां दे रहे थे ट्विटर पे उस वेबसाइट के बाद, और अपनी गवर्नमेंट इतनी जबरदस्त है, जीएसटी अनाउंस किया और वेबसाइट ही नहीं थी ये भी फैक्ट है, ठीक है। यस चलो 10:05 हुए, 10:20 को स्टार्ट करेंगे और 1 घंटा लेंगे एंड मेजॉरिटी चीजें कवर करेंगे। ऑनलाइन वाले 10:20